The President of the Congress-backed NSUI, or the National Students Union of India. Vikas Urz is the Secretary of the Students Association at the Film and Television Institute of India in Pune. In every debate, there is another side to the argument. Let me now introduce our debaters who will present the other side of the argument. These are the people from the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. I want to begin by introducing Saurabh Sharma. He is Kanhaiya's arch nemesis. He is the Joint Secretary of the Jawaharlal Nehru University Students' Union, a member of the RSS-backed Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. I want to introduce now Saket Bahuguna. He is the National Media Convener of the ABVP. Mahamedha Nagar, Vice President of the Miranda House. You know, this is the first time we're actually having a campus debate at the India Today conclave. Usually, this is something that you'd see in a university campus, and we're delighted to have all of you present over here. Can we have a very warm round of applause before we start? I want to begin by asking Kanhaiya Kumar about something that Amit Shah told us yesterday. Kanhaiya, आप अभी होली खेल के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं. आपके बदन पर रंग लगा हुआ है क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रहे थे. उमर और अनिर्बान को बेल हुई है. अमित शाह यहाँ पर जहाँ पे आज आप बैठे हैं, कल शाम में मौजूद थे और बीजेपी के अध्यक्ष ने हमें कहा कि नारेबाजी किसने की, क्या की, वो तो दूर की बात है. अमित शाह का कहना है कि अफजल गुरु की याद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक इवेंट का आयोजन किया गया और उस इवेंट में आप शरीक थे. नारे आपने लगाए नहीं लगाए ये दूसरी बात है, लेकिन एक आयोजन होना, उस आयोजन में आपकी मौजूदगी, ये खुद में ही एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है. कन्हैया, बहुत अच्छा सवाल है. बहुत बहुत शुक्रिया आपको. मैं 9 तारीख के इंसिडेंट की पूरी बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एंटी नेशनल वर्ड पे कुछ बोलना चाहता हूं. इस देश में अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ और सबसे सर्वोच्च चीज़ अगर कुछ है तो वो हमारा संविधान है. और पूरे संविधान में कहीं भी नेशनल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है. जब नेशनल वर्ड का ही इस्तेमाल नहीं किया गया है तो फिर एंटी नेशनल शब्द का होने का कोई मतलब ही नहीं है. सिर्फ एक बार नेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और हर जगह इंडियन स्टेट बोला गया है. और हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया. पहले तय कर लीजिए कि कश्मीर हमारा हिस्सा है कि नहीं है. मेरा मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है. और कश्मीर के जो लोग हैं उनके ऊपर बात करना, एक भारतीय के ऊपर बात करना कोई बुराई नहीं है. रही बात अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाना या नहीं लगाना, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम फांसी के खिलाफ नारा लगाते हैं. अगर इस देश के किसी भी नागरिक, चाहे वो एबीवीपी का ही क्यों ना हो, उसको भी अगर फांसी की सजा होगी तो हम उसका विरोध करेंगे. ये एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की बात है. और जो पूरे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है देशद्रोही बनाम देशभक्ति, बस एक बात कहना चाहूँगा इसमें. आज हमारे सामने देश को बचाने का सवाल है और देश की जनता से बनती है. अगर जनता के पास रोजी रोटी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, रहने को घर नहीं है और घूमने फिरने के लिए, आने जाने के लिए अगर ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो देश के सामने देशभक्ति का सबसे बड़ा चैलेंज सबको रोटी देना, सबको रोजगार देना और सबको शिक्षा देना, सबको स्वास्थ्य देना होता है, ना कि राजद्रोह जैसे काले कानून का इस्तेमाल करके अपने देश के नागरिकों को, अपने नौजवानों को, अपने विद्यार्थियों को आप उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ जैसे आप आज अंग्रेज बन गए हैं और हम जैसे भगत सिंह के सिपाही बन गए हैं. अगर आप अंग्रेज बनने को तैयार हैं, अगर आप सेडिशन जैसे काले कानून का इस्तेमाल करने को तैयार हैं, तो हमें कोई गुरेज नहीं भगत सिंह बनने में. हम भगत सिंह बनने को तैयार हैं. आप अपने आप को भगत सिंह कहते हैं, आपके विरोधी आपको अफजल की सेना कहते हैं.
आप पे आरोप कन्हैया यह है कि आपके सामने आपके कुछ साथियों ने भारत की बर्बादी के नारे लगाए। आपने बाद में कहा कि इन नारों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, हमें इन नारों से गुरेज है। लेकिन जब ये नारे आपके सामने लगाए जा रहे थे, तब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की कैपेसिटी में आपने उन नारों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की कन्हैया? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमेशा आपके आसपास यदि कुछ गलत हो रहा है, उसको रोकना आपकी जिम्मेवारी है। छोड़ दीजिए प्रेसिडेंट होने की बात, एक साधारण विद्यार्थी की कैपेसिटी से अगर हमारे आसपास कुछ गलत होगा तो मैं उसे रोकूंगा, यही नागरिक होने का धर्म है। और इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज माननीय अनुपम खेर जी हमारे कैंपस में आए हैं और मेरे वो पसंदीदा अभिनेताओं में से एक रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि इनका विरोध करना चाहिए, हमने कहा नहीं, दुनिया को बताना है कि जेएनयू क्या है। जेएनयू हमेशा वाद विवाद के कल्चर को बढ़ावा देता है, लोगों को बोलने का मौका देता है, और वो जो बोलते हैं उससे वो इत्तेफाक रखते हुए अपनी राय को रख सकता है, उनके समर्थन में, उनके विरोध में। लेकिन किसी का भी बोलने की आज़ादी को रोकना ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे देश की संविधान के साथ नहीं है। मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि आज अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमसे मतभेद रखने वाले लोग भी अगर हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे, हम उनके साथ किसी भी तरीके का बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महात्मा गांधी ने इस देश के अंदर 1920 के दशक में कह दिया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस पानी के जैसा है कि पानी को तो किसी के साथ डाइल्यूट किया जा सकता है, लेकिन पानी को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है। इस देश को अगर बचाना है तो सबसे पहले हमको इस देश की जो बुनियादी चीज़ है उसको समझना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि दुनिया का हर 5वां व्यक्ति भारतीय है, 55% लोग यहाँ नौजवान हैं। नौजवानों की हक की बात करना इस देश के अंदर देशभक्ति है, इस देश के अंदर किसानों की बात करना, क्योंकि वो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, इस देश में देशभक्ति है। और इस देश के अंदर अगर हम कोई बेहतर सपना रखते हैं, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो समाजवाद हो, उन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए अगर हमारे पास कोई बेहतरीन चीज़ है तो हमारा संविधान है। इसलिए हमारा स्लोगन होना चाहिए, जय नौजवान, जय किसान, जय संविधान। इसी से हम देश को बचा सकते हैं। आपने कहा कन्हैया, अगर आपके सामने कुछ गलत होगा तो आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। आपने उमर खालिद, अनिर्बान, बाकी छात्रों को रोकने की कोशिश नहीं की। क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि आपके सामने जो हुआ उसको आप गलत नहीं मानते? मैं कुछ नारे आपके सामने रखता हूं, मैं जानना चाहता हूं आपकी नजर में क्या ये नारे देश विरोधी हैं या नहीं। पहला नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, गो इंडिया गो बैक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। क्या ये नारे सही हैं कन्हैया? सबसे पहली बात कि इन नारों से राजनीतिक तौर पर मैं बिल्कुल असहमत हूँ, वैचारिक तौर पर बिल्कुल असहमत हूँ। और मेरा मानना है कि भारत जैसे देश में इस तरह के नारों की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में अगर नारा होना चाहिए तो वो नारा होना चाहिए, हम क्या चाहते, आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, जातिवाद से हमको आज़ादी चाहिए। और जो लूट मची हुई है इस देश के अंदर, एक लूट मचा है, और वो लूट क्या है, वित्तीय पूंजी की लूट मची है। कहते हैं एफडीआई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एफडीआई का मात्र 15% उत्पादन में जाता है, बाकी सारा माल सट्टा बाजार में बैठकर इधर से उधर, उधर से इधर होता है। हमारा कहना है कि इस देश के अंदर अगर हम एक बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं तो जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, उसमें हमको निवेश करना पड़ेगा। वहीं से रोजगार पैदा होगा, वहीं से जो नौजवान हैं उनका भविष्य सुरक्षित होगा। इसीलिए इस देश के लिए अगर कोई पॉलिटिकली करेक्ट स्लोगन हो सकता है तो वो स्लोगन ये हो सकता है, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। रही बात इन नारों से अपने आप को अलग करने का, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जिसका मैं मेंबर हूँ, वो इन नारों का समर्थन नहीं करता। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसने कभी भी इन नारों का समर्थन नहीं किया। और रही बात इस नारे को रोकने का, ये मेरी जिम्मेवारी है
कि अगर मैं वहाँ मौजूद हूँ तो मैं उसको रोकूं, और मैं होता तो मौजूद होता तो उसको रोकता भी। लेकिन अगर मेरी जिम्मेवारी फिक्स कर रहे हैं साहब, तो गृह मंत्री जी का भी फिक्स कीजिए। नकली ट्वीट पे रीट्वीट कर दिए तो इस देश के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो उसकी जिम्मेवारी पहले वाइस चांसलर की होगी, लोकल एरिया की पुलिस की होगी, उसके ऊपर सरकार की होगी, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी होगी। एक कमजोर कंधे पे पूरा देश रख दिए हैं और देश को जो विकास का सपना दिखाया था उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। कन्हैया, आपने कहा कि इन नारों से आपकी वैचारिक और राजनीतिक मतभेद है, लेकिन मेरे पास और बाकी स्पीकर्स के पास मैं आऊंगा एक सवाल के बाद। हमारे पास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का ये पर्चा है। ये पर्चा आपने निकाला 10 फरवरी को। इस पर्चे में तमाम चीज़ें आपने लिखी हैं। मैं ऑपरेटिव पार्ट इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में लोगों को पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि आपने कहा कि अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, इन तमाम नारों से आपके मतभेद हैं। इस पूरे पर्चे में ये कहीं नहीं लिखा कि 9 फरवरी को जो घटना हुई उससे आपको किसी भी तरह से परहेज है। जो नारे लगाए गए उन पर आपको आपत्ति है। मैं पढ़ के सुनाता हूं। द प्रोग्राम विद द पार्टिसिपेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स सक्सेसफुली कंटिन्यूड टिल द एंड विदाउट माइक और लाइट. After the program, all the progressive and democratic organizations took out a spontaneous march against the authoritarian diktats of the JNU administration and its shameless collusion with the ABVP. If you go through this entire statement, Kanhaiya, इसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि 9 फरवरी की रात को जो नारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे उनसे आपको कुछ परहेज है। आप पर आरोप इस वक्त ये लग रहा है कि जो आपने 11 फरवरी को भाषण दिया, जो देश भर में लोगों ने देखा, जिसमें आपने तमाम बातें की, आपने सामंतवाद से आज़ादी की मांग की, ब्राह्मणवाद से आज़ादी की मांग की, आरएसएसवाद से आज़ादी की मांग की, वो एक आफ्टर थॉट था। शुरुआत में जो जेएनयू में हुआ उसमें आपने कुछ भी गलत ना पाया, ना समझा, ना उसके खिलाफ कुछ कहने की जरूरत महसूस की। राहुल जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद थी कि इस तरह की प्रश्न आएगी तो मैं कुछ बता पाऊंगा। देखिए, जिम्मेवारी तय करने पर हमने आपको एक जवाब दिया कि जब जिम्मेवारी तय करना है तो एक नागरिक का ही क्यों, देश के गृह मंत्री की भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। उसके बाद जो आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो पर्चा हमने लिखा है, वो जेएनयू की तरफ से आया है। मैंने नहीं भी लिखा फिर भी वो उसकी जिम्मेवारी मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि उस पर हमारा साइन है। उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जहाँ तक नारे की बात है, नारे के बारे में शायद आपको भी नहीं मालूम चला होता जब एक खास न्यूज़ चैनल के द्वारा उसको प्रसारित नहीं किया गया होता। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया हाउस ने दिखाया नहीं दिखाया, ये एक अलग बहस है। क्या आपके हिसाब से वो नारे लगना ठीक नहीं था? अगर नहीं था तो आपने आपत्ति दर्ज नहीं की, पर्चा निकाला, उस पूरे कार्यक्रम के समर्थन में कहीं नहीं कहा कि जो कार्यक्रम में नारे लगे वो गलत थे। सवाल यह है कि आपको जानकारी होगी तब तो आप बताएंगे। मान लीजिए आपका पेट खराब है और आम खाने से आपका पेट खराब हो गया, ये अनुभव आपको होगा तब तो आप दूसरे से शेयर करेंगे। जब आप कार्यक्रम में मौजूद नहीं हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि नारे लगे हैं, उस जानकारी के बिना, जिस जानकारी के बिना उस न्यूज़ चैनल ने चला दिया, उस जानकारी के बिना अगर मैं भी कुछ बोल देता तो उस न्यूज़ चैनल और मुझ में क्या फ़र्क रह जाता। चलिए, आप बिना तथ्यों के किसी भी चीज़ के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। आपने इस बहस की शुरुआत की। अब मैं एबीवीपी के छात्रों के पास आता हूं। सबसे पहले सौरभ शर्मा, आपने शिकायत की। इस पर्चे में लिखा है कि एक फिक्स्ड मैच है कि मोदी सरकार बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बदला गया। एबीवीपी कभी भी अपने दम पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाई है। बहुत कम ही आपके छात्र जीतते हैं। आप डेमोक्रेटिकली जीत नहीं पाते, कन्हैया की सोच को हरा नहीं पाते, इसीलिए अब आप पुलिस और सरकार की मदद ले रहे हैं वाद विवाद की जो प्रथा जेएनयू में रही है उसे खत्म करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बोलने में महारथी नहीं हूँ और एक मैं गरीब परिवार से हूँ, एक पिछड़े परिवार से आया हूँ और जो हमारे गाँव से जो संस्कृति मिली है, मैं एक पिछड़ा परिवार से हूँ और गाँव से जो संस्कृति है, जब मैं जेएनयू में आया तब मुझे पता चला कि ये चकाचौंध दिल्ली की क्या होती है। जो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं, जो लोग आज भारत माता की बात कर रहे हैं, 4 साल से मैं देख रहा हूँ इस कैंपस में कैसे कैसे हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। आज बाबा साहब का याद करके आप बचना चाहते हैं और जिस तरीके से आप कैंपस में पिछले 4 सालों से जब से मैं हूँ आप लोग कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा इसमें आप लोगों के साथ साथ जो वहाँ के आपके प्रोफेसर्स हैं जो आपका साथ दे रहे हैं, इसलिए आपको बोलना बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन जो एक
जो एक संघर्ष करता हुआ, जो दिमाग से तो अपनी पढ़ाई में लगाता है लेकिन दिल से भारत माता की और राष्ट्र के प्रति प्रेम रखता है, और वो जब आगे बढ़ता है, जब इन विरोधियों का जब विरोध करता है, तो ये लोग संविधान उठते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई पहली घटना नहीं है जीवन में। जो आज इंसिडेंट बोला जा रहा है, ये पिछले कई सालों से होता रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि 15 साल से विद्यार्थी परिषद वहाँ नहीं जीत रही है ऑफिस बेरस में, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ के काउंसलर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हम लोग आते रहे हैं, और सबसे लीडिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग वहाँ पे थे। लेकिन इस बार हम लोगों ने अपने वहाँ के छात्रों का दिल जीता, और 15 साल बाद जो मैं जीत के आया, जब वहाँ पे आज कैंपस में क्या सुविधा हो रही है वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं कुछ आपके सामने फैक्ट देना चाहता हूँ, जो आज लोग कैमरे पे आके अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बोलना चाहते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पास एक पोस्टर है जो कि 2 फरवरी 2016 को ही है, जिसमें सीधा लिखा हुआ है कि अफजल हम तेरे अरमानों को पूरा करेंगे। तब मैं अपने कन्हैया जी से पूछना चाहता हूँ, इस पे आपका क्या विचार था? उसके बाद 8 फरवरी को ये एक पर्चा आता है पूरे मेस में, जेएनयू में एक पर्चा पोस्टर का एक डिबेट है, इसमें जुडिशियल किलिंग लिखा हुआ है। अब आप संविधान को मानते हो तो शायद इस पे विरोध किए होते, ठीक है, उस पर भी नहीं किए। तो ये जब कल्चरल इवनिंग आया था, जो पोस्टर लगा हुआ था, तब शायद आप इसको विरोध करते। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको इतना भी पता नहीं। लेकिन 9 फरवरी को मैं जब वहाँ पे जाके अपने रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर से जब एक एप्लीकेशन देता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ये वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो रजिस्ट्रार का मेरे पास पूरा फैक्ट है, मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ। बहुत लोग हवा में बोल के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे ये कहते हैं कि एबीवीपी का तो यही काम ही है, एबीवीपी तो हमेशा इन लोग का विरोधी करती आई है। और उसके बाद जिस नंबर से ये फ़ोन किए हैं, मैं नंबर एक बार पढ़ना चाहता हूँ कि 9457565317, जो कि 6 जनवरी 2016 को ये नंबर लिया गया है, जो इनके द्वारा फ़ोन किया गया था रजिस्ट्रार साहब को कि आपने प्रोग्राम को कैंसिल क्यों किया, ने दिया। और इस पे एक बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह एक फर्जी कंपनी है। उसके बाद इन्होंने शाम को उस पूरे प्रोसेसन में शामिल थे, वहाँ पे इन्होंने देश विरोधी नारे लगाए। इन्होंने नाचते कूदते जब साबरमती ढाबा से गंगा ढाबा पहुँचते हैं, तो वहाँ पे बाकायदे पब्लिक को एड्रेस करते हैं। उस पब्लिक एड्रेस में मैं अपने होशे हवास से मैं बताना चाहता हूँ कि इनके स्पीच में क्या था कि बंदूक के नोक पे लेंगे आज़ादी, कश्मीर को आज़ाद करा के रहेंगे, और इस पूरे मूवमेंट में साथियों हम आपके साथ हैं। इनकी ये इनकी भाषण में से थी, और आज ये बचना चाहते हैं, बोल रहे हैं अपने आप को ये बोल रहे हैं, अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। बहुत इन्हें शर्म करनी चाहिए, इन्हें पूरे देशवासियों से माफी मांगे। जब 12 तारीख तक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, उसके बाद इसमें जो आपका सिग्नेचर है, बोल रहे हैं हमें तो मालूम नहीं। मैं इसमें एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं। द प्रोग्राम विद द पार्टिसिपेंट ऑफ 100 ऑफ स्टूडेंट सक्सेसफुली कंटिन्यूड टिल द एंड विदाउट माइक और लाइट। ये इनका इसमें साइन भी है कि पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुली कराया गया। चूंकि 12 तारीख से जब अरेस्ट होते हैं, और जब हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका जब काम करना स्टार्ट करती है, तब इन्हें समझ में आता है अरे संविधान भी कुछ है, अरे बाबा साहब द्वारा दिया ही कुछ है, चलो चलो हम क्या करते हैं, हम चादर ओढ़ लेते हैं और बच जाएंगे। ये कम्युनिस्ट जहां भी रहे, मैं बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे अपने मुंबई से, और वहां पे इनके ही पेरेंट पार्टी सीपीआई ने बोला था कि बैलेट जला दो लेकिन उन्हें वोट मत दो, तब आपके बाबा साहब कहाँ थे? तब आप आज उनके आड़ में बचना चाहते हो। और किस गरीबी की बात कर रहे हो आप, किस मजदूरी की बात कर रहे हो? आप लोगों ने कितनी लड़ाई लगी, हवा में चिल्लाने से और स्लोगन लगाने से नहीं हो जाएगा। गरीबी पिछले 60 सालों से रही है, 2 सालों से नहीं आई है, और धीरे धीरे बदल रहा है। हम लोग कंधा से कंधा मिला के लड़ रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के सभी लोगों से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चिल्लाने से, एक स्लोगन, आपके पास कोई है आधारभूत है, आपके पास मान लीजिए ठीक है मैं गरीबी है, हमारे यहाँ समाज में कुछ बुराइयां हैं, आपके पास क्या प्लान, क्या है प्लान? जब आते हैं तब तो आप छिप जाते हो। तो कहने का ये मतलब है कि आपने जो नारा लगाया, जो आपने बाकायदे उस प्रोसेसन में शामिल हुए, जिस तरीके से भारत की एकता, अखंडता और गरिमा को तोड़ने की बात किया, उसके बाद भी शायद मैं आप लोगों से एक बार माफी चाहूंगा कि जो मुझे देशभक्ति
कि अगर बात आती है तो मैं किसी से, यहाँ पे हमसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और बहुत शिक्षित भी हैं, मैं तो एक आम छात्र हूँ, मैं एक साइंस का छात्र हूँ। मैं कैसे बचपन से पढ़ा, कैसे आया, मैंने खेतों में रात में ठंड में सिंचाई की है, लेकिन हमारे दादा उस समय बोलते थे कि बेटा पढ़ो, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं। मैंने गाय भी चराया है अपने जीवन में, और आज गाय चराने के बाद जब आगे बढ़े हैं, उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग विरोध कर रहे थे तो इन्होंने आके हम लोगों से कहा कि तुम लोग का काम है लगाते रहो, मोदी आने वाला नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जी आपने बातें कही। उसके बाद जब इन्होंने बेल के बाद जब ये बाहर कैंपस में आते हैं तो हमारे जो जवान हैं उनको क्या बोलते हैं कि महिलाओं का वो रेप करते हैं। कितनी शर्म की बात है। आज अगर शायद अपने भाषण में शायद वो हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन आया था शायद उसे पढ़ लिए होते तो हमारे 125 करोड़ जनता को पता चल जाता कि हाईकोर्ट में ऑब्जर्वेशन क्या आया है। जी, आपने अपनी बात रखी। आपने कन्हैया पे एक सीधा आरोप लगाया। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि कन्हैया उस आरोप का जवाब दें, क्योंकि आपने कहा कि कश्मीर में कई जवान हैं जो कि महिलाओं का रेप करते रहते हैं। आपने पहले कहा कि किसान का भाई सेनानी है, फिर आप कहते हैं कि सेना में लोग कश्मीरियों का रेप करते हैं। कैसे कह सकते हैं आप कन्हैया ये? देखिए, मेरी ये गुजारिश रही है शुरू से, और ये सौरभ के लिए भी है, कि अगर किसी के पास भी किसी के खिलाफ कोई सबूत हो, अगर वो देश के खिलाफ कोई काम कर रहा हो, तो इमीडिएटली उसको जाकर के न्यायालय में जमा करना चाहिए, ताकि देश हित में कुछ बेहतर फैसला आ सके। क्योंकि उसी न्यायालय ने मुझे जमानत दे दी और आज बाकी 2 लोगों को भी जमानत दे दिया। तो मेरा मानना ये है कि जो लोग संविधान और कानून की बात कर रहे हैं उनको कानून को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो रोड पे फैसला करने लगते हैं। पटियाला हाउस में ही मेरा फैसला हो रहा था। कुछ जो न्यूज़ चैनल है वो तो आरोपी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। सौरभ जी, आप देशभक्त हैं, आपके पास इतना सबूत है, आप ये स्वघोषित तौर पे कह रहे हैं कि मैं वहाँ स्लोगन लगाया, मैंने बंदूक से आज़ादी मांगी, और आपके पास अगर इतना सबूत है तो मेरा मानना है कि देश हित में, कानून हित में, संविधान के हित में ये सारे सबूत आपको न्यायालय को जमा करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि मुझे भरोसा संविधान में कोई आज नहीं हुआ है। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूँ। 1936 में बना, इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और जिन शिक्षित लोगों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उनके दादा परदादा पिताजी की जानकारी लेंगे तो वो सब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे, और आपके अटल बिहारी वाजपेयी भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे। ये जानकारी आपको होना चाहिए। जब वो सरकारी गवाह बन गए अंग्रेज की तरफ से, तब उनको संगठन से निकाल दिया गया था। ये आपका इतिहास है, ये अंग्रेजों के साथ जाने का आपका इतिहास है। हम देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि आप सेना के बारे में बोले। देखिए मेरा भाई, आपने कहा कि आप गरीब हैं, अच्छी बात है कि आप गरीब हैं और गरीबों की बात करते हैं, मैं भी हूँ। लेकिन मैं इस बात को लेकर के कोई व्यापार नहीं करूँगा कि मैं गरीब हूँ। गरीब अगर आप हैं तो गरीबी के पक्ष में बोलिए। 16 करोड़ लोग सरकारी आंकड़ों में अपना नाम दर्ज कराए हैं कि मैं रोजगार हूं, माननीय मोदी जी हमको रोजगार दें, हमको शिक्षा दें। 16 करोड़ लोगों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है इस देश के अंदर। आप 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि 125 करोड़ लोगों के पक्ष में अगर कुछ कहना है तो दाल रोटी का कानून पास करवा दीजिए आपकी सरकार से। हमारी तो कोई पार्टी नहीं है, मैं सीपीआई का मेंबर नहीं हूं, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूं। अगर आप एबीवीपी होते हुए बीजेपी के मेंबर हैं तो आपसे अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी के पास मेरा संदेशा पहुंचा दीजिएगा, और शिक्षा मंत्री जी से कहिएगा, माननीय स्मृति ईरानी जी से, कि हमारा छात्रवृत्ति दे दें, हमारा वजीफा दे दें। हमको शौक नहीं है रोड पे जाकर के डंडा खाने का और पानी में वाटर कैनन झेलने का। अभी हमने एबीवीपी से सुना, उन्होंने कहा कि कन्हैया के खिलाफ सबूत हैं, कन्हैया को लोगों ने देखा देश विरोधी नारे लगाते हुए, बंदूक की नोक पर आज़ादी मांगते हुए। वो नारे हमने टेलीविजन चैनल्स पर भी देखे, लेकिन जब इंडिया टुडे समूह ने उन टेप्स को वेरीफाई करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो निकल के आया कि वो टेप्स नकली हैं। कन्हैया मांग रहे हैं आज़ादी सामंतवाद से, ब्राह्मणवाद से, जातिवाद से, और किसी ने बहुत ही एक खतरनाक साजिश के तहत
उसके ऊपर देश विरोधी नारे लगा दिए। तो पहली बात तो ये कि अब तक किसी ने भी कोई ऐसा टेप नहीं देखा जिसमें कन्हैया खुद ये कह रहे हैं देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरा ये, जैसे ये कह रहे हैं कि बिना कोर्ट की वेट करते हुए, बगैर बजाय इसके कि कोई जज बताए कि गुनहगार है या नहीं, पटियाला में ही कोशिश की गई और उसमें कुछ बीजेपी के विधायक भी शामिल थे कि वहीं पर फैसला हो जाए। ये जो स्ट्रीट जस्टिस है ये बहुत खतरनाक, और सबूत के तौर पर पेश किया गया फर्जी वीडियो। जवाब दीजिए साकेत बहुगुणा। देखिए, सबसे पहली बात यह कि जिस फर्जी वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो फर्जी वीडियो शायद 11 तारीख का वीडियो है और वो एक डॉक्टर्ड वीडियो है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस हैं। खुद टीवी चैनल्स ने वहां पे रिकॉर्डिंग की, खुद वहां पर जेएनयू के रजिस्ट्रार का स्टेटमेंट आया है कि यूनिवर्सिटी ने भी वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी इस पूरे इवेंट की। और अब जबकि बात इस स्टेज तक आ गई है कि हमारे कन्हैया कुमार जी अभी कह रहे थे कि मुझे कोर्ट से बेल मिली है, शायद उन्होंने ये बेल ऑर्डर ठीक से नहीं पढ़ा। पहली बात तो आपको बेल नहीं, इंटरिम बेल मिली है, दैट टू फॉर ओनली 6 मंथ्स। और अगर ये आप ऑर्डर पढ़ लेते थोड़ा सा तो मुझे लगता है आपको शर्म आती बहुत ज्यादा अपने आप पर कि आपको जज साहिबा कह रही है कि इन्फेक्शन की तरह ये डिजीज फैल रही है। और ये डिजीज क्या है? ये डिजीज है आप जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी में अपेरेंटली पढ़ने आते हैं, लेकिन चंद प्रोफेसर्स की वजह से, जैसे उमर ने अपने भाषण में कहा, कॉमरेड्स इन द फैकल्टी, वो जो कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हैं जेएनयू में, और मैं बता रहा हूं उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकतर जेएनयू के टीचर्स पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक कुछ कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हैं जिनका काम सिर्फ नक्सली, माओवादी, देश तोड़ने वाले, देशद्रोही, सेपरेटिस्टों को पैदा करना है। और आप जैसे लोग भी उनकी उपज हैं जो कि बातें कुछ और करते हैं और रियलिटी में कुछ और करते हैं। दूसरा, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जेएनयू के द्वारा बनाई गई, जिस हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ने यह कहा है कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट, इस बात पे उनको प्रॉब्लम है। उनको यह पता नहीं कि साबरमती ढाबे पे ज्वाइन कर लिया था या प्रोसेशन में ज्वाइन किया, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट। एंड ये सारे जो नारे हैं ये बहुत सारे जेएनयू के स्टूडेंट्स के द्वारा भी लगाए गए। ये इंक्वायरी कमेटी का कहना है, ये एबीपी का कहना नहीं है। तो इसलिए आप देश को बरगलाना और झूठ बोलना बंद कीजिए। आप कौन सी भुखमरी और गरीबी की बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में जाकर देखिए, जहां पर वाम मोर्चा की सरकार ने 35 साल तक राज किया, वहां पर देखिए कि गरीबों की क्या स्थिति आज। आपको गरीबी, सामंतवाद और ये सारे शब्द अब याद आ रहे हैं कि जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार बनी है, क्योंकि आपको आज 2G, 3G, जीजाजी, कोलगेट जैसे घोटाले नहीं मिल रहे हैं। आज आपको विरोध करने के लिए और बातें नहीं मिल रही हैं, तो आप शब्दावली खोज के लाइए, इंटॉलरेंट, इंटॉलरेंट। अरे ये देश तो कभी इंटॉलरेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश तो एक्सेप्टेंस के सिद्धांत पर बना है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर की उस भाषण में शिकागो में कहा था, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। यानी कि ये तो भारत की संस्कृति है कि हम मानते हैं कि अलग अलग मार्गों से होते हुए भी एक ही भगवान तक, यानी कि एक ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। आप किसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि भारत में तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आप जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा ने यूएसएसआर में कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी थी, उस विचारधारा ने चाइना में कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी है। देखिए तिब्बत के लिए किस तरह से मॉन्क्स मर रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि नक्सलवादी हमारे देश में बंदूक के दम पर लिबरेटेड जोन्स बना रहे हैं, नक्सलवादी हमारे देश के साथ लड़ रहे हैं। और माइंड कीजिए, वो बीजेपी या एबीपी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो आरएसएस के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश के साथ लड़ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा चलने वाले इस देश के साथ वो लड़ रहे हैं। और जब आप नारा लगा रहे थे और जब ये लोग वहां पर, बाकी जो अल्ट्रा लेफ्ट के लोग जेएनयू में जब वो नारा लगा रहे थे बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, आप कहते हैं कि आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, और जिम्मेदारी आपने उस समय खूब निभाई कि वहां पर आप बाद में खड़े होकर आपने भाषण दिया तो एक शब्द में कंडेम भी नहीं किया कि इस प्रकार की नारेबाजी वहां पर हुई थी, वो नारेबाजी गलत है। इसलिए आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जहां तक बात रही पटियाला हाउस कोर्ट में जिन लोगों ने वायलेंस करी, उन लोगों को शायद थोड़ा सा राष्ट्रवाद सिखाने की आवश्यकता है। उन लोगों को इस देश के संस्कार शायद बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिले, क्योंकि यह देश सच में कम्युनिस्टों के कंगारू कोर्ट्स की तरह नहीं चलेगा। यह देश डेमोक्रेसी के आधार पर चलने वाला देश है। हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वी आर प्राउड ऑफ आवर जुडिशरी। हमें विश्वास है, और आज भी इसलिए मुझे विश्वास है कि जब यह जजमेंट आएगा जिसमें कि आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है, तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
मेरा अगला सवाल शहला रशीद से है। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर यह आरोप लगता है कि यहाँ पर एंटी इंडिया इवेंट्स फैशनेबल हैं। 2010 में जब दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवान नक्सली मारते हैं, उसके बाद एक जश्न मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और लोगों को इस बात से बहुत गुरेज है कि क्यों भारत को तोड़ने की बातें, भारत की बर्बादी की बातें यहाँ पर होती हैं, और इसका अब तक विरोध क्यों नहीं किया गया। उनका कहना है कि अब तक अगर गलत चीजें हुई हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आगे भी वो हो। कभी ना कभी लोगों को मिलकर कहना होगा इनफ इज इनफ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। राहुल जी, बस एक पॉइंट मैं ऐड करा देता हूँ। फिर ये साकेत बहुगुणा जी जो बोल रहे हैं वो जेएनयू से हैं, और इस देश में अभी इस देश के जो एमपी हैं 10 लोग जेएनयू से हैं, 5 जो हैं वो बीजेपी में हैं। इस देश के अंदर 4500 डिप्लोमेट हैं, 2500 लोग जो हैं वो जेएनयू से हैं। इस देश के अंदर 65% लड़की अगर किसी कैंपस में पढ़ती है तो वो जेएनयू है। इस देश के अंदर मेरे जैसा बच्चा जिसकी माँ 3000 रुपया कमाती हो, वो पीएचडी कर पाता है, वो जेएनयू है। तो जेएनयू के बारे में जो बातें कही जा रही है वो जेएनयू नहीं है। जेएनयू अगर कहीं खड़ा होता है तो इस देश के अंदर संविधान के मूल्यों के साथ खड़ा होता है, और इस देश के अंदर आज़ादी का जो सपना था उस सपने को पूरा कराने के लिए अपना योगदान देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और नहीं, एक सेकंड, मुझे इसको मॉडरेट करने दीजिए। इस तरीके से अगर हर आदमी अपने आप बोलेगा तो नहीं होगा। मैं इस वक्त आपको बोलने की इजाजत नहीं देता। मैंने शहला रशीद से सवाल पूछा, उसे जवाब देने दीजिए। The men have got a lot of time to speak, so I should also get time to speak. First of all, I would like to congratulate all progressive sections of this country that Umar and Anirban, who are 2 students of JNU, they have got bail today. We are very happy. And the court judgment and sorry, not the court judgment, the bail order actually mentions that section 124A does not apply. Sedition does not apply. And of course, the whole debate is going on about slogans, and I will address that. I will not evade that question. But first of all, I want to point out some of the slogans that the ABVP raises. खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती। जो अफजल की बात करेगा वो अफजल की मौत मरेगा। यानी आप जस्टिस एपी शाह को भी मारेंगे, आप जस्टिस मार्कंडे काजू को भी मारेंगे। सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमिनार्स होते हैं जिसमें अफजल गुरु केस, नाथुराम गोडसे केस, मैनी अदर केसेस विच आर केस स्टडीज़ वेयर दे आर स्टडीड, आप उन सब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और आप लोगों को मारेंगे। सिमिलरली हमारे यहाँ एक बड़ा ओल्ड फैशन सा लेफ्ट का स्लोगन है यहाँ पे, क्योंकि क्राउड मुझे पता नहीं वाकिफ़ है उससे कि नहीं, जैसे हम लोग लगाते हैं गुजरात के रेपिस्टों को एक धक्का और दो। उसके जवाब में ये लोग लगाते हैं, जब हम लगाते हैं गुजरात के रेपिस्टों को, ये लोग लगाते हैं एक मौका और दो। दैट्स अ वेरी वायलेंट स्लोगन। But do we say that they should be behind bars? No. Because the university is a place where you can see all of us sitting on this panel, we are products, most of us are products of JNU. And as Kanhaiya, as Saurabh have mentioned, they come from poor backgrounds. I also come from a very marginalized background. And I'm in a strangely unique position because this whole event is around, Kashmir. And I happen to be a Kashmiri and a union representative. But in JNU, I don't face discrimination. I am not seen first as a Kashmiri. I can get elected to the union with the highest number of votes without having to face any bias. That is JNU. I am looked at as a political activist, as a dedicated activist first. And that is how we integrate people. We cannot integrate people by imposing AFSPA on them, by putting sedition cases, putting people in jail. That does not work. And as Saurabh has also pointed out, Saket has also pointed out, this nation, it stands for, I don't remember what exactly the word is that he used, accommodation. That is what this nation stands for. However, that very idea is under threat today. I'm very afraid to say. We see, the first time I never thought of myself as a Muslim. I identify as a communist. I never thought of myself, as my Muslim identity was never very strong or anything. But the only time when I felt pained, a little pained as a Muslim, was when this whole thing about love jihad, ghar wapsi, gau raksha, all of this was going on in this country. It hurts. It hurts. When the Dadri lynching happened, it pained. It did pain.
How are you going, how, when we say that Kashmir is an integral part of India, how exactly is that going to be achieved? If it's not a matter of, deciding whether Kanhaiya said something about army, being involved in rapes or not, the Justice Verma Committee, which was appointed by the government of India, not by JNU, the Justice Verma Committee actually acknowledges in its report that there are widespread complaints, there are widespread accusations, and I would especially urge the women in this crowd to be sensitive to this. The Justice Verma Committee actually mentions that rapes do happen with impunity in Kashmir. Now, if we are to, अगर हम इस बात को झुटलाना चाहते हैं, if we want to prove otherwise, we have to allow inquiries to happen. But what happens? Under the Armed Forces Special Power Act, no one can be tried. The armed forces, they have effective immunity. They cannot be tried without the MHA's permission, but that permission is never given. Now, I want to ask a couple of things. As I would go back again to what Saurabh and Kanhaiya have said, we are all from marginalized backgrounds in one way or the other, and we are studying in a premier university of the country. How is it possible? How is it possible? It's possible because we have a university that has a unique progressive admission policy where you can study in a public funded institution and you can actually be familiarized with the democratic institutions of this country. Honestly, and I don't know, after this there will be an FIR on me, there will be a court case on me when I say this. But if you actually ask me to be honest today, Rahul, I have grown up seeing a very violent image of India. Where I have grown up, to be very honest. अब आप में से कुछ जाकर ABP के कुछ लोग जाकर मेरे ऊपर FIR कराएंगे, वही सब कुछ हो रहा है, जो भी कुछ बोल रहा है उस पर FIR हो रही है. But I would urge you once to listen. I make a very earnest appeal. Where I come from, I've seen a very violent image of India. And when was the only time in Kashmir you have seen often a poll boycott. People don't go out to vote. In 1996, the armed forces, they came to our house, and you can prosecute me for this, but they came to our house with their boots on, and my grandmother was sitting there, she's now dead, she was sitting there, and they said, ye budiya se bhi vote dalwao. Budiya ne vote diya ya nahi diya? This is what, I have seen this. Now you cannot falsify this. But then I come to JNU, and I decide to contest elections. Elections which are, every time there are calls for boycott of elections in Kashmir. But in JNU, I decide to participate in electoral democracy. Which are the institutions which inspired that faith in me? Which are the institutions? These are institutions, these are democratic processes that we need to protect from the RSS today. The RSS, what is it doing? What is it doing? In FTII, you have 35 students are charge sheeted. This is not about Afzal Guru or anything. I'll tell you, I'll come to the slogans. But I want to, because I'm getting a chance to speak to you all directly, I want to say this. I went to Allahabad University. We were having a protest, a 3-month-long protest, which many media houses did not show. It was called the Occupy UGC. It was for research fellowships. And I went to Allahabad University. I went to many parts of the country to campaign for the protests, for the movement that was going on. In Allahabad University, the ABVP snatched the keys of the hall where the program was supposed to be held. They inflicted violence on the students who had come to listen to the program. It was not about Afzal Guru. It was not about Yaqub Menon. There were screenings. In Hyderabad Central University, the ASA, Ambedkar Student Association, wanted to screen the Muzaffarnagar Baki hai. And this is actually the thing which led to the chain of events which finally led to Rohit Vemula's suicide. And ABP wanted to disrupt it. In JNU, we wanted to screen cast on the menu card, Muzaffarnagar Baki hai. Every time they disrupt. ABVP was always there. But now, because their government is in the power, every time they call up the police that, we don't like this program. Today, in DU, Professor Chaman Lal, who is the best renowned scholar on Bhagat Singh, he was giving a talk and he was attacked by the ABVP members. This was not about Afzal Guru. He was not talking about Yaqub Memon. Why is this happening? We need to introspect this, and I would, with honesty, urge you to reflect upon this. चलिए मैं चाहूंगा कि Don't push महामेधा people away from the nation. मैं चाहूंगा कि महामेधा नागर I would like to इस talk about the सवाल का slogans. जवाब दे. हाँ बोलिए आप खत्म कीजिए फटाफट. I would like to talk about the slogans as well. What is being said, there are some slogans. See, Pakistan Zindabad जो है वो कभी JNU campus में लगा ही नहीं. This I can tell you. And you know what? Had Pakistan been a nation where there was equality for minorities, equality for women, where there was no violence, where there was no poverty, I would be the first one to say Pakistan Zindabad. But there isn't. And that is why no one in JNU will also raise that slogan, because we are aware.
We are aware of the inequalities of the kind that we have in India. They are in Pakistan too. We did not raise that slogan. Some people, yes, some people did indeed raise some slogans to the effect कि भारत के टुकड़े होंगे. And I, Kanhaiya was not present there. I was initially present there. I'm honest enough to say that. And I advised them, please don't raise such slogans. But see, I'm stressing one more thing. These people were not from JNU. And JNU Student Union is not a censor board. For example, ABVP raises many slogans which are very bad, which sound very bad. We don't tell them कि आप ये slogans मत लगाइए. We can advise, we can condemn, okay? But we don't put cases on them. We don't want to see our friends behind the bars. They are students like us. चलिए महामेधा नागर, आप जवाब दीजिए. तमाम बातें शहला ने कही. उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से एबीवीपी बार बार ऐसी किसी भी चीज पर जिस पे उन्हें आपत्ति होती है पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस की दबंगाई के दम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं. जो काम आप चुनाव में वामपंथी संगठनों को हरा के कर नहीं पाते, वो अब आप पुलिस की मदद से करने की कोशिश कर रहे हैं. पहली बात, वामपंथी संगठन को इस बारी बहुत अच्छी मार पड़ी है सौरभ शर्मा नाम की. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम कभी हरा नहीं पाए और कभी हरा नहीं पाएंगे, और आने वाले सालों में हम और अच्छे एग्जाम्पल सेट करेंगे. एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. दूसरी चीज़ जो मैं एक पकड़ी थी, अभी उन्होंने बोला अपना सारा एक्सपीरियंसेस बताए. आई गेस एवरी सिंगल बॉडी हैज़ देयर ओन सिंपैथी कार्ड्स टू प्ले विद. मैं कश्मीरी मुस्लिम होके खेल सकती हूँ सिंपैथी कार्ड, मैं एक गुजर लड़की होकर के खेल सकती हूँ कार्ड, मैं एक लड़की होकर के एक सिंपैथी कार्ड खेल सकती हूँ. सो लेट्स नॉट प्ले द सिंपैथी कार्ड पॉलिटिक्स हियर एंड टॉक अबाउट फैक्ट्स. Let's stop whining about the fact that I'm a woman, I'm a female, and I'm bloody unempowered and empathy, all that. sympathy. Please, It's about empathy, grow not about. sympathy. Please. And let me complete, madam. Thank you. So, talking about Modi government, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, हम लोग सत्ता में आए हैं, आई गेस हमारा जो पहला ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था सरकार बनने के बाद में, वो था यूजीसी का नॉन नेट फेलोशिप का प्रोटेस्ट, जिसमें मुझे JRF SRF फेलोशिप, जिसके अंदर मुझे भी याद है कि मेरी भी टांगें टूटी थी, मेरे भी कपड़े फटे थे. ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने कभी अपनी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने कभी उनका अपोजिशन नहीं किया. मैं तो कहती हूँ आप आज भी मोदी जी को मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, और अगर वो मुद्दे में जान होगी तो मैं मोदी जी से भी लड़ जाऊंगी. सो यू नेवर कॉल मी कि मैं अपनी सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकती. तो महामेधा, मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 2 साल में क्या मोदी सरकार ने कोई एक ऐसा फैसला लिया जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखती, जिसके खिलाफ आप आवाज उठाना चाहेंगी? आप साकिब की तरफ ना देखिए, आप खुद अपना जवाब दीजिए. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पिछले 2 साल में क्या मोदी सरकार ने कोई भी एक ऐसा फैसला लिया है जिसके खिलाफ आप आवाज उठाना चाहेंगी? यूपीएससी का जो हुआ था उसके, क्या हुआ था यूपीएससी? नहीं, CSAT में जो लैंग्वेज वाला था, दैट थिंग. एंड देन नॉन नेट का भी जो फेलोशिप था, जो कि पहले कैंसिल हुआ था, और उसको हमने फिर बढ़ा करके PhD और MPhil का जो था 5,000 से 8,000 और 8,000 से 12,000 करवाया. उसमें करवाना है हम लोग, वी आर स्टिल वर्किंग. बढ़ा नहीं है, वो भी बढ़ा ही नहीं है, नहीं बढ़ा. एक सेकेंड, मैं चाहूंगा, देखिए ये लोग बहुत ही सालों से नेतागिरी नहीं करते हैं. मैं चाहूंगा कि आप इनकी इस तरीके से आप इनके खिलाफ ना बोलें, इनको बोलने का मौका दें. ये छात्र हैं और आपके बच्चे भी हो सकते हैं कल, तो आप इस तरीके से इनके खिलाफ वोटिंग ना करें. इनको अपनी बात, आप इनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज. चलिए महामेधा. और मुझे में और से में भी कंफ्यूजन नहीं होता है, भारत में भारत से, तो मैं अभी थोड़ी सी नई हूँ, माफ कीजिएगा अगर मैं आपको आपके लायक आंसर ना दे पाऊँ. बट आई गेस आई एम वेरी पर्टिकुलर एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन माई थॉट्स. थैंक यू. मैं राहुल जी, मैं एक चीज इसमें सिर्फ जोड़ना चाहूंगा. अभी शहला ने कहा कि JNU में ऐसा है, JNU में वैसा है, JNU में ये है, JNU में वो है. आई एम ऑल्सो अ JNUite, आई एम प्राउड टू बी अ JNUite. लेकिन वो JNU भी भारत में है जी, वो पाकिस्तान में नहीं है. अगर वो JNU बनाया है तो वो भारतवर्ष में है, भारत में से सब इतना पैसा मिलता है सरकार से उसको, और इसलिए हमें तो गर्व होना चाहिए कि भारत में रहते हुए हमें इतने अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिल रहा है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग वहां पे JNU में सब रिसोर्सेज को यूज करते हुए
भारत के खिलाफ और उसी जेएनयू के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इसलिए आपने जेएनयू का नाम खराब कर दिया पूरी तरीके से, जब इस तरह के नारे आपके सामने लगे और आपने किसी को नहीं रोका। आप भारत के जिस तरह से आप अपने को जेएनयूआइट कह रही हैं, इसी तरह से खुद को भारत की नागरिक बोलने में भी अगर आपको गर्व होता तो शायद 9 फरवरी का इंसिडेंट इतना बड़ा नहीं होता। और जेएनयू की चार दीवारी के अंदर वर्षों से जो आप एक दूसरे दुनिया में यूटोपियन वर्ल्ड में रह रहे हैं और 5 रुपए की चाय पीकर और आराम से रहकर वहां पर आप भारत को गाली देना, भारत इंडियन स्टेट को गाली देना, भारत की सरकार को गाली देना, सबको गाली देने का काम करते रहते हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो बताइए मैडम, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपकी पार्टी के लोगों का क्या है? आप जब जेएनयू के जो ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल बता रही हैं और जो पॉलिटिशियंस के एग्जाम्पल बता रही हैं और दुनिया भर के बता रही हैं, आपको जानना पड़ेगा कि जेएनयू में साइंस स्कूल्स में जब से मतलब पिछले 20 वर्षों से लगातार सारे साइंसेस में एबीपी के लोग काउंसिलर्स जीतते हैं। और आज भी जेएनयू के 30 में से 11 काउंसिलर्स जो सारे साइंस आपने कुछ सवाल उठाए शहला के लिए, शहला उसका जवाब देना चाहती है। उसके बाद हमारे 2 लोग और हैं, उनको भी बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है, वरना वो हमारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे कि इनको बोलने नहीं दिया गया। राहुल जी, मैं उसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपको मैंने बोलने को अभी कहानी, आप एक मिनट रुकिए प्लीज। आप शहला को जवाब देने दीजिए, फिर एफटीआई के पास और कांग्रेस के पास चलना है, एनएसयूआई के पास। मतलब अच्छी बात है साकेत ने पूछ लिया, मतलब क्योंकि आप अगर प्राउड जेएनयूआइट है आपको पता होना चाहिए नैक होती है, नैक एक्रेडिटेशन होती है हर यूनिवर्सिटी की, जिसमें हर यूनिवर्सिटी को रेट किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा नैक रेटिंग अगर किसी यूनिवर्सिटी को मिलती है 3.9 out of 4, एंड आई हैव माई फैक्ट्स राइट, दैट इज जेएनयू। And I'm sorry, I am not in JNU for 8-9 years. I've been in JNU only for 2 years. I've topped the entrance. I am the topper in my class as well. And no one has the right to say to me कि आप politics मत कीजिए, आप parasite है। ये thinking बहुत गलत है। Politics decides our future. We will decide our politics. That is the slogan of the All India Students Association. नॉन नेट फेलोशिप का खत्म होना कोई अराजनीतिक डिसीजन नहीं है, इट्स वेरी मच अ पॉलिटिकल डिसीजन, एंड दिस पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट प्लेइंग एट द लेवल ऑफ द कंट्री, ओके, दिस इज प्लेइंग ऑल्सो एट द ग्लोबल लेवल. व्हाई आर आवर फेलोशिप स्नैच्ड अवे? बिकॉज द फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस who were colonizing us till now, they again want to recolonize us. They are trying to bully the third world nations into accepting their economic policies, bringing, please follow the WTO proceedings if you have not followed so far. They are trying to bring education and health under, and agriculture under trade services. And just like it has led to farmers' suicides, it will now lead to students' suicides. Education will be a commodity. You talk about merit, right? You talk about merit. We'll tell you some things about merit. A student who qualifies to study in a top university has to leave the university just because he cannot afford a loan, just because her parents cannot afford to make her study there. Then what merit are we talking about, when already the people who are deserving, who are keen to study, they have to leave studies just because the fees are not high enough? And I'm not talking about Pakistan, I'm talking about this very country, India, which needs to be protected. Why would we send them away just because they cannot pay the fees? Okay. We do not accept this definition of merit, which already excludes the meritorious. मैं अब आना चाहता हूँ, आप लोग रुकिए, 3 आपने काफी बोला, बेचारे विकास उर्स और रोजी को भी कुछ बोलने दीजिए. विकास, एफटीआई पर ये आरोप लगते हैं, पहले बताएं आप एफटीआई में कितने साल से हैं? कितने साल से पढ़ रहे हैं आप? ये मेरा 5वां साल चल रहा है अभी. कितने साल का कोर्स है आपका? On paper it's a 3-year course, but we all know very well when we enter the institute that it will not finish in 3 years. अच्छा, आप पहले से ही नहीं, आपको नहीं लगता? जैसे जब मैं कॉलेज में था, मुझे लगातार ही लगता था कि जितना जल्दी कॉलेज खत्म हो, जितना जल्दी मैं काम करना शुरू करूं, जितना जल्दी मैं पैसा कमाना शुरू करूं, अपने पैरों पे खड़ा हूं, उतना अच्छा होगा. आपको नहीं लगता कि आपका कोर्स खत्म हुआ, आप कॉर्पोरेट दुनिया में जाएं, आप फिल्में बनाएं? हंसल मेहता की हमने फिल्म अभी देखी, बड़ी शानदार थी. तो आप एफटीआई में रहना क्यों चाहते थे? मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि आई एम गेटिंग दिस चांस टू स्पीक इन बिटवीन अ पिंग पोंग ऑफ द जेएनयू. And I personally believe that the whole JNU episode is turning like Rashomon by Akira Kurosawa, you know. आपने ये देखा, मैंने ये देखा, मीडिया ने कुछ और देखा. So there are like 5 characters who are splitting the whole country, you know, in between these 5 stories. But FTII जैसे मतलब इस स्ट्राइक के दौरान जो FTI का इमेज बाहर निकला है, उसका एक फेयर क्रिटिसिज्म आपने अभी प्रेजेंट किया. And I, in my tenure
as being the secretary of the student body, have constantly been questioning the institute administration and the Ministry of Information and Broadcasting as to why can't they finish the 3-year course in 3 years. वो तो आपको खत्म करना है, उन्हें क्या करना है? It is the responsibility of the administration to administer a space. What is the role? There are no equipments. A student has to share a camera. It's quite an expensive camera. I'm talking of a camera which is about 2.5-3 crores. Okay, that has to be shared between 3 batches. तो बाकी लोग पढ़ के कैसे निकल जाते हैं 3 साल में? नहीं निकलता है ना sir. I'm not talking of this in my term. The FTII course has been delayed for the last 15 to 20 years. It is not reported anywhere because nobody takes interest in film education. And that is the tragedy of this country. Government-funded film education is the least interested people are in. Shabana ma'am is here. She graduated in 1973. It was a dream with which she came to the institute. And I can honestly tell that, ma'am, because I've seen multiple interviews of yours. It's the same dream with which I came to the FTII. I am an IT professional. I was an IT professional. I graduated as an engineer. I left my cozy job with a top IT firm. Why? Because it was cinema. It was the passion for cinema that brought me to FTII. नहीं, पर मुझे ये And it बताएं, is that passion which keeps us in FTII, and it is not the time frame of 3 years. What you're talking of, JNU, and Sheila is here, and the others also, Kanhaiya and Saurabh. A PhD course, okay, takes 5 years, 6 years, 7 years. What we do at the FTII is the space is given to the students to research on cinema. आपने क्या रिसर्च की है? I am researching on cinematography, and cinematography is a very, very important aspect of filmmaking. आपको नहीं लगता कि रिसर्च के बाद आपको कुछ करना भी चाहिए आगे चल? बिल्कुल करेंगे, और ये आप एक रिसर्च के एप्लीकेशन को एक कॉर्पोरेट फिल्म या एक बॉलीवुड फिल्म में इक्वेट नहीं कर सकते हैं. पर आप मुझे ये बताएं कि The representation दुनिया of में FTII. विकास, तमाम छात्र जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, जो उनका अध्यापक होता है उससे वो पढ़ते हैं, जो प्रिंसिपल है वो उन्हें गाइड करता है. ये पहली दफा हमने देखा कि FTII के छात्रों ने कहा कि हमें ये प्रिंसिपल पसंद नहीं, ये जो हमारा नया चेयरमैन आया ये हमें कबूल नहीं. आप छात्र हैं, जो आपका चेयरमैन हो ना हो उसमें आप आपत्ति उनके आने से पहले, या तो हो कि वो आ गए हों, बड़े उन्होंने तुगलकी फैसले लिए हों जिनसे आपको बहुत गुरेज हो, वो तो मैं मान सकता हूं. किसी के काम करने से पहले, किसी के कैंपस में कदम रखने से पहले अगर ये विरोध की मुहिम छिड़ जाए कि हमें ये चेयरमैन मंजूर नहीं, तो लोग कहेंगे कि ये छात्र फिल्म के बारे में रिसर्च करने आए हैं या फिर राजनीति करने कैंपस में आए. एक्चुअली राजनीति फिल्म का एक अहम हिस्सा है. And I think what we have learned in the strike is a very important aspect which all of us will apply in our filmmaking, which is understanding India and India's politics. The divisive politics that we तो saw. आप फिल्म भी तो बना सकते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में. Of course बनाएंगे, वो तो आएगा अभी, मतलब when we graduate or इस in the साल process ग्रेजुएट of होंगे आप? graduation. इस साल आप ग्रेजुएट होंगे? आप ये एक सवाल अरुण जेटली जी से और राज्यवर्धन जी राठौड़ से पूछिए. I think they are better people to answer this than the student, because it is their responsibility to nurture a space. How do you nurture a space? ये भी कमाल By की giving बात the right है. people. ये उनकी जिम्मेदारी. छात्र पढ़े, अपना एग्जाम दे, पास हो, काम करे, ये हमारा तो कोई छात्र एग्जाम की नहीं होता है. जिम्मेदारी है. राहुल जी, ये हमारा कोई पहली एग्जाम दफा नहीं मैं होता कह रहा है. हूँ कि छोड़िए चेयरमैन की जिम्मेदारी, छोड़िए INB मिनिस्टर की जिम्मेदारी आपको पास मैं आपको कराना. वही समझा रहा हूँ ना, क्यों उनकी जिम्मेदारी है. क्योंकि उनको स्पेस को नर्चर करने अरे. के लिए एक सर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट करना देखिए पड़ता है. राजीव शुक्ला जी यहाँ खड़े बैठे हैं, कल राहुल गांधी यहाँ पे थे, तो रोजी साहब को कुछ तो बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए, वरना बड़ा गलत हो जाएगा. ये बहस स्प्लिट हो गई है, एक तरफ लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स हैं, दूसरी तरफ ABVP है, तो कांग्रेस की आवाज इसमें कहाँ है, NSUI की आवाज इसमें कहाँ है? राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आखिर में. See, first of all, I think Congress is standing with all the institutions, whether it is in the West FTII, in the South IIT Madras or Hyderabad University, in the North Jawaharlal Nehru University, or in the East Jadavpur University. All these institutions are under attack, and we should understand why these institutions are under attack. See, education in India, we must understand that is not only a tool for job creation or business development or employment generation. It is also a means for social change. But ever since this government came into power, they are attacking institutions that nurture this sort of education.
the institutions that leads to social change in this country. Now, we must understand that. See, the whole debate is on why students are angry. So we should understand why students are angry. We should know that the same student community, the youth who supported Narendra Modi ji and the entire Bharatiya Janata Party in 2014, they are protesting against this government. Why they are protesting? By and large, we all understand that the student community, youngsters they would like to criticize. They are largely anti-establishment, and this has always been there. That is how our student communities, that is how our youngsters are. I'll give you one example. The whole UPSC CSAT issue that my friend was mentioning about. This started during UPA regime, but. Let me complete. Give me 1 minute. This started during UPA government's time. Students were protesting. They went outside Rahul Gandhi's house. They were sitting there. हो गया है. हम दोबारा एक सेशन करेंगे. Let me complete one sentence and I'll finish. But the same students, when they protested during Narendra Modi ji's time, they were beaten up. They were thrashed. You know what has happened in Mukherjee Nagar. Now, if you approach the student community with your 56-inch chest, they will definitely protest. What you need is a kind heart. What you need is a larger understanding of the student issues. Then the students will stand by you. We are not your enemies. The government must understand that the students of this country are not their enemies. Criticizing the government, criticizing the Prime Minister is not equal to criticizing the nation or is not anti-national. वक्त खत्म हो गया है. तो आखिर में 20 सेकंड में आप वो नारा एक बार सुना दीजिए जो वायरल हुआ, जिस पे गाने बने, और वहीं पर हम इस सेशन को खत्म करेंगे क्योंकि संजय दत्त आ चुके हैं और वो तैयार हैं. 20 सेकंड में वो नारा सुनाइए. देखिए, बस एक बात कह देना चाहता हूं. मेरी राजनीति से आप असहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आज सिर्फ जेएनयू का मसला नहीं है. पूरे हिंदुस्तान में विश्वविद्यालयों के ऊपर हमला हो रहा है. इसलिए लड़ाई सीधी है. तानाशाहों के खिलाफ लोकतांत्रिक लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और राइट के खिलाफ जो भी लोग बोल रहे हैं वो सारे लोग लेफ्ट हैं. इस यूनिटी की इस देश में जरूरत है. और आज़ादी की जो बात है, संघर्ष की जो बात है, सिर्फ उतनी सी बात है कि जो रोहित मांग रहा है और जो जेएनयू के स्टूडेंट मांग रहे हैं और जो जादवपुर के स्टूडेंट मांग रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात है. वो उनका संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक न्याय की बात है. और आज़ादी का नारा यही है कि हम क्या चाहते, आज़ादी. सुनसान सड़क पर आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी, और नकली राष्ट्रवाद से भी आज़ादी चाहिए हमको. Ladies and gentlemen, we've had a fierce contest of ideas. We don't wish to sit in on judgment on who won, who didn't. We've given you food for thought. You decide who won and carried the argument today. But can we have a very warm round of applause for this very fierce debate that we've seen and the very passionately argued comments that we've seen from both the left, the right, and whatever little time we gave the center to. Thank you so much. Thank you. Breaking news coming in this afternoon. Bomb scare at the Indira Gandhi International Airport in Delhi. Threat to Air India. Nepal Airlines flight. All on board 2 flights have been detained. There's check. So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And